हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और मैं आज आप सबों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूं। यह जो पूरा वीडियो है ये 10वीं के सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल सेट आया था उसका क्वेश्चन आंसर है। ये जो मॉडल सेट है ये जैक बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी जैक बोर्ड से कर रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही साथ अगर आप दूसरे बोर्ड से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि परीक्षा में सवाल का जवाब किस प्रकार से लिखना है। आप उस चीज को समझने के लिए आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर वाला वीडियो जो है वो प्लीज लास्ट तक देखिए। और अगर आपको और भी चीजें जानकारी लेना है कि जो परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आते हैं और सवाल का जवाब किस प्रकार से लेना है, इन सभी चीजों के विषय में सेट 1 में मैंने और भी चीजें बताया था। यहाँ पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ और सीधे सवाल और जवाब पर आता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सभी सवाल का जवाब लिखने से यानी इस पूरे वीडियो को देखने से पहले आप एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और उस कॉपी में जो है ये सारे सवालों के जवाब आप साथ ही साथ लिखते चलिए, ताकि आपको लिखने के लिए अलग से समय देने का जरूरत नहीं होगा और आपको सारे सवालों के जवाब कुछ ना कुछ हद तक याद हो जाएगा और एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएगा। ओके। और एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सीट 1 वाला जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है नहीं देखें तो प्लीज आप उसे देखिए जा करके, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये सेट 2 किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, मॉडल सेट है और मॉडल सेट जैक बोर्ड का है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जैक बोर्ड का मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर वाला सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संकट का सामना करना पड़ा था, वह भी पूरे विश्व को। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था यूरोप में। और इसमें एक तरफ थी ध्रुवीय शक्तियां और दूसरे तरफ थे मित्र राष्ट्र। ओके, इन दोनों के बीच में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। लेकिन 1914 और 1918 के बाद जो समय था वह 1930 जो है सबसे नजदीकी समय है, 1929 और 30। और इस समय पूरी दुनिया में जो चीज था उसे हम कहते हैं आर्थिक महामंदी। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस संकट का हमें सामना करना पड़ा था उस संकट का नाम है आर्थिक महामंदी। देखिए, ये जितने भी सवाल है इस सभी सवाल का जो नंबर है आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। और जैक बोर्ड में ये साफ साफ लिखा गया है कि 2 नंबर के सवाल का जवाब आपको एक शब्द में देना है या तो आपको एक वाक्य में देना है। अगला सवाल है कि जॉबर कौन होते थे और उनका क्या कार्य होता था। यहाँ पर इस सवाल को पढ़िए और ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे सामने 2 सवाल है, इसलिए इन 2 सवाल का जवाब हम लोग 2 अलग अलग पैरा में देंगे। तो सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया था, जॉबर कौन होता था। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे, जॉबर कोई नहीं होता था, बल्कि जॉबर जो है वह कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। ओके, तो यहाँ पर पहला सवाल का जवाब लिख दिए, कौन होते थे जॉबर। अब दूसरा सवाल है कि जॉबर का क्या कार्य होता था। तो लिखिए कि जॉबर जो होता था, जॉबर का मतलब होता है जॉब दिलाने वाला। तो देखिए, इनका काम होता था, ये जो जॉबर है चूंकि ये पुराना है और विश्वसनीय है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, तो ये क्या करता था, ये अपने गांव जाता था। तो लिखेंगे कि जॉबर वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें काम का भरोसा देता था और लोग उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबतों में पैसे भी मदद करता था। कौन? ये जॉबर। तो जॉबर कोई और नहीं था, बल्कि शुरू में जब दुनिया में औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण का मतलब जब फैक्ट्रियां आई तो फैक्ट्री में जो मजदूर थे वो कहाँ से आते हैं, तो फैक्ट्री में मजदूर को लाने के लिए जिस व्यक्तियों को रखा गया था उसका नाम क्या था, जॉबर। जॉबर का कोई काम नहीं है, ये क्या करेगा, गांव जाएंगे और गांव से मजदूरों को ला करके कहाँ पर बसाएंगे, शहर में बसाएंगे और साथ ही साथ उन्हें फैक्ट्रियों में काम भी दिलाएंगे। और ये जॉबर एक्चुअल में होता कौन था, फैक्ट्री का ही कोई पुराना कर्मचारी या विश्वास करने योग्य व्यक्ति होता था। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल होता है कि जीवाश्म ऊर्जा के 2 उदाहरण दे। यानी कि जीवाश्म, देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है, वह ईंधन जो लाखों वर्षों से धरती के अंदर दबा रहा और एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया, उसे हम जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। इसका सिर्फ आपको 2 उदाहरण देना है। तो देखिए, जो कोयला है वह जीवाश्म ऊर्जा का ही एक उदाहरण है और साथ ही साथ पेट्रोलियम, जिसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये सभी आते हैं, ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन या ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जितने भी सवाल है उसमें अगर आपको कोई शब्द मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण दे। अब यहाँ पर साफ साफ तो लिखा नहीं है कितना देना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं। और अगर अधिक मार्क्स का रहता तो मैं इसमें 1-2 और पॉइंट्स ऐड कर देता, जैसे कि कोयला जीवाश्म ईंधन है,
पेट्रोलियम की जगह मैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ऐसे करके लिख देता ताकि ये जो मार्क्स है मुझे बढ़ जाता। आगे अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम लिखें। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम लिखना है, तो हम केवल दो ही लिखेंगे, तो पॉइंट करके लिख देंगे। पहला जो है वो राष्ट्रीय जनता पार्टी है और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है राजनीतिक दल के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। ये 5वां जो है सवाल है। देखिए लोकतंत्र हमने क्यों अपनाया, क्योंकि हमें जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था था वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो माफ कीजिए, प्रजातांत्रिक नहीं, राजतंत्र वाला शासन व्यवस्था जो था वो अच्छा नहीं लग रहा था। राजतंत्र में होता क्या है, राजतंत्र में जो है राजा जो है उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। इस व्यवस्था को हम कहते हैं वंशवाद। लेकिन हमारे जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें भी आपको वंशवाद देखने को मिलता है। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब लिखेंगे कि अनेक दलों में शीर्ष पदों पर, शीर्ष का मतलब जो हाईएस्ट पद है। आपको एकदम सीधा सीधा एग्जांपल देते हैं, कांग्रेस का ही आप पार्टी देखिए। ये जो कांग्रेस पार्टी है आप क्या देखते हैं, कांग्रेस का जो शीर्ष पद है, शीर्ष का मतलब जब से इसे आप समझिए कि सबसे हेड मालिक जो है वो कौन है, गांधी परिवार है। ओके ना, इसे हम बोलेंगे गांधी परिवार। तो आप क्या देखते हैं कि पहले जो है वो सोनिया गांधी थी, फिर अब राहुल गांधी आए, उनके ही वंशज आ रहे हैं, उनके ही वंश के व्यक्ति आ रहे हैं। तो क्या वहां कोई दूसरा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके शीर्ष पदों पर कौन है, वो हमेशा एक ही परिवार के लोग जो है वो आ रहे हैं, और एक ही व्यक्ति को लोगों का आना ही क्या कहलाता है, वंशवाद की चुनौती कहलाता है, वह भी राजनीतिक दलों में। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। बैंक तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये वाणिज्यिक बैंक क्या होता है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग लिखते हैं, वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करते हैं और लाभ कमाने के लिए लोगों को निवेश या व्यवसाय के लिए ऋण वितरित करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। आप जिस बैंक में पैसा जमा करते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सभी क्या है, वाणिज्यिक बैंक है। आप इसमें क्या करते हैं, आप अपना पैसा इसमें जमा करते हैं, वह जमा को स्वीकार कर लेता है, और साथ ही साथ उनके पास जब बहुत ज्यादा पैसा होता है तो वह या तो वो किसी कहीं पर पैसे को निवेश कर देते हैं, या तो वो क्या करते हैं, ऋण का मतलब होता है लोन देते हैं गरीबों को, या बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिकों को ऋण देते हैं। ऋण का मतलब होता है लोन मुहैया कराते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। अब एक चीज और समझिए, ये जो वाणिज्यिक बैंक है ये तो समझ में आ गया कि जैसे स्टेट बैंक एग्जांपल थी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर का बैंक है, जैसे कि हमारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक, वो क्या है, एक प्रकार का राष्ट्रीय बैंक है। इसे हम वाणिज्यिक बैंक में नहीं गिनती करते। ओके, अब आपको उम्मीद है वाणिज्यिक बैंक और दूसरे बैंकों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी सवाल 2 नंबर के लिए ही है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, यानी जो अलग अलग देश हैं वो आपस में संबंध रखते हैं और तीव्र एकीकरण करते हैं, यानी बहुत ही तेजी से एकीकरण करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, या वैश्वीकरण कहलाता है। ओके, पार्ट 1 में ही मैंने आपको बता दिया था, यानी सेट 1 की वीडियो में बताया था कि आपको 2 नंबर के सवाल में साफ साफ लिखा गया है कि आपको एक लाइन में, यानी एक वाक्य में आपको जवाब देना है। ओके, तो बच्चे एक वाक्य और एक लाइन का अंतर नहीं समझते हैं। देखिए ये जो पूरा लिखा गया है एक वाक्य है जिसमें एक पूर्ण विराम है। ओके, इसे हम एक वाक्य कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसे हम एक लाइन कहते हैं। तो सवाल में हमें लिखा गया एक वाक्य में जवाब देना, ना कि एक लाइन में। जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही वाक्य है। वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जमा स्वीकार करते हैं और लाभ कमाने के लिए लोगों को निवेश या व्यवसाय को ऋण वितरित करते हैं, यानी इसमें एक पूर्ण विराम है। तो ये पूरा का पूरा हिंदी में एक वाक्य कहलाता है। तो आपको 2 नंबर के सवाल में केवल और केवल एक वाक्य में जवाब देना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर है उसमें साफ साफ लिखा है, जिसे मैंने सेट 1 में बताया भी था। अगर आप सेट 1 का वीडियो नहीं देखे तो देखिए, उसे और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। अब आइए हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में, और ये कौन सा है, ये 3 नंबर के लिए सवाल है, और ये जो है इसमें 8 नंबर से क्वेश्चन क्या आता है, शुरू होता है 50, और इसमें आपको 50 शब्द में ही सवालों का जवाब आपको क्या करना है, देना है। तो आइए देखते हैं 8 नंबर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप दूसरे में मूव कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दूसरा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न,
तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आप इसे खंड बाय खंड भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप इसे क्या बोलिएगा, खंड ख बोल दीजिएगा। ओके, वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा उसमें खंड करके लिखा होगा, या तो आप साफ साफ ये वाला लाइन जो लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये आप लिख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। और जब आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर ऊपर में लिख रहे थे तो तभी आपको क्या लिख देना था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। ओके, अब आइए सवाल हम लोग पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, कॉर्न लो से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाला अगर आप देखिएगा तो साफ साफ आपको कॉर्न दिख रहा है। कॉर्न का मतलब होता है मक्का, मक्का मतलब भुट्टा, आप देखे होंगे। और इस पर ही कुछ नियम कानून बने हैं, इसीलिए इस पूरे नियम कानून को कॉर्न लॉ कहते हैं। तो आइए सवाल का जवाब लिखेंगे। तो 1840 के दशक में क्या हुआ, ब्रिटिश में मक्के, मक्के का मतलब जानिए भुट्टे वगैरह जो है, उसके आयात पर, आयात का मतलब क्या होता है, दूसरे देश से मेरे देश में लाना आयात, और अपने देश से दूसरे देश में भेजना क्या कहलाता है, निर्यात। चीन हमारे देश में सामान को आयात करता है, यानी कि वो अपने देश में सामान को बनाता है और हमारे देश में ला करके बेच देता है, इसे हम आयात कहते हैं। और हम अपने देश में भी बहुत सारी चीजों को बनाते हैं और हम उसे दूसरे देश में क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। ओके, तो क्या कहता है कि मक्के का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि कोई भी दूसरा देश हमारे देश में क्या कर सकते हैं, आयात नहीं कर सकते हैं। तो इसी नियम को क्या कहते हैं, कॉर्न लॉ कहते हैं। तो ये हमने कॉर्न लॉ बता दिया। अब इसके विषय में क्या चीजें होता था, देखिए यह कानून युद्ध के दौरान घरेलू कृषि संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित अनाज कानून था। इसका अर्थ ये होता है कि मान लेते हैं कि अगर दूसरे देश से मक्के आएगा तो क्या आपके देश का मक्के बिकेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए जब युद्ध होता था तो इसमें ये नियम लगा दिया था ताकि देश का ही मक्का पूरे देश में बिके और जो किसान है उसे एक अच्छा मूल्य मिल सके, इसीलिए ये एक अनाज कानून था। कॉर्न लॉ के कारण ब्रिटिश में अनाजों की कीमत जो थी वो बढ़ने लगी थी एवं महंगाई जो है वो आसमान छूने लगी थी। जनता के दबाव में आकर सरकार ने इस कॉर्न लॉ को बाद में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो यह था कॉर्न लॉ और कॉर्न लॉ के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर का सवाल लिखा गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जो सूरत बंदरगाह है वह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। हाशिए पर पहुंचने का मतलब ये पूरी तरह से बेकार हो गया, ये किसी काम में नहीं आया। धीरे धीरे यहाँ पर लोगों ने अपना जो स्थान है शिफ्ट कर दिया। क्यों, इसका क्या कारण है, और आपको इसका उत्तर संक्षेप में लिखना है, क्योंकि आपको 50 वर्ड में ही इस सवाल का जवाब क्या करना है, लिखना है। हालांकि इस सवाल का जवाब बड़ा होगा, लेकिन आइए हम इसे छोटे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए सूरत बंदरगाह जो है वह 18वीं सदी के अंत आते आते, 18वीं सदी कब से है, देखिए 1700 से लेकर के 1799 तक का जो समय है हम इसे 18वीं सदी कहेंगे। और अंत आते आते यानी कि लगभग ये 1780 से लेकर के 1799 ओके 1799 तक का जो समय है ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे अंत होने लगा, पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या कारण था, पहला कारण देखिए आपूर्ति सौदागरों और जहाज मालिकों, यहाँ पर दो है, एक होता है आपूर्ति करने वाला, सामान को आपूर्ति करने वाला, और दूसरा है जहाज मालिक। अब ये जहाज कहाँ से आया, बंदरगाह एक ऐसा जगह है जहां पर जैसे कि जहां पर हवाई जहाज रुकता है हम उसे क्या कहते हैं, हवाई अड्डा। जहां पर रेल आकर रुकता है हम उसे रेलवे स्टेशन कहते हैं। उसी प्रकार से जहां पर पानी वाला जहाज आकर के रुकता है हम उसे बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ पर है कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बंदरगाह के पास सामान लेकर के आता है, हम उसे बोल देंगे आपूर्ति सौदागर। और जो जहाज के मालिक है तथा जो निर्यातक करने वाला यानी कि उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचेंगे, ये तीन व्यक्ति है। इन तीनों के बीच एक कड़ी बना हुआ, कड़ी बना का मतलब आपूर्ति सौदागर सामान लाके जहाज के मालिक को दिए और जहाज मालिक क्या किए, इसे निर्यात किए निर्यातक की मदद से। तो ये तीनों एक दूसरे से बना हुआ। तो इन्हीं के कड़ी से ये क्या करता था, चलता था। लेकिन 1750 के दशक तक आते आते ये जो कड़ी है ये टूटने लगा, नियंत्रण से बाहर होने लगा, ये नेटवर्क पूरी तरह से खराब हो गया। जब नेटवर्क ही खराब हो गया तो सूरत बंदरगाह पर कोई भी नहीं आने लगा, ना पानी वाली जहाजें चलने लगी, ना आपूर्ति करने वाले सौदागर रहे और ना ही निर्यातक रहे। तो इस प्रकार से ये पहला कारण है जिसके चलते सूरत बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो गया। दूसरा कारण है इन बंदरगाह से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई और धीरे धीरे स्थानीय बैंकर्स जो है वह दिवालिया हो गए। नाटकीय कमी का मतलब होता है इतनी तेजी से कमी आई कि वहां के लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये दूसरा कारण है जिसके चलते सूरत बंदरगाह जो था वो हाशिए पर पहुंच गया। तीसरा कारण लिख सकते हैं, उस समय मुंबई और कलकत्ता जैसे बंदरगाह भी विकसित हो रहे हैं, चेन्नई के आसपास भी बंदरगाह बन रहे थे। तो अब केवल एक बंदरगाह सूरत बंदरगाह हमारे पास नहीं था,
अब हमारे पास और भी ऑप्शंस थे दूसरे जगह रोकने के लिए। इन कारणों से भी सूरत बंदरगाह धीरे धीरे कहां पर पहुंच गया, हाशिए पर पहुंच गया, यानी बर्बाद हो गया। तीसरा क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 नंबर का है, वैसे तीसरा नहीं है। लिखा है कि भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम लिखें जहां से कोयला क्या होता है, मिलता है। इन सवाल का जवाब भी आपको संक्षेप में लिखना है। तो देखिए भारत में 2 ही प्रमुख कोयला जो क्षेत्र है और इसे हम 2 भूगर्भीय युग के नाम से जानते हैं। पहला जो है वह गोंडवाना है और दूसरा है टर्शियरी। गोंडवाना जो है वह 200 लाख वर्ष पुराना है और जो टर्शरी कोयला क्षेत्र है यह मात्र 55 लाख वर्ष पुराना है। दोनों की क्या खासियत है, सबसे पहले ये देखिए, गोंडवाना जो है यह दामोदर घाटी यानी कि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें झरिया, रानीगंज और बोकारो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। टर्शियरी जो है यह कोयला जो है क्षेत्र है उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के 7 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे जो राज्य है ये किस में आते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में आते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनमें पाया जाता है ये सारा कोयला। ओके, उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी राज्यों में नहीं, इन्हीं राज्यों में पाया जाता है। तो ये 2 कोयला क्षेत्र थे भारत के। आपको 2 ही कोयला क्षेत्र का नाम लिखना है क्योंकि 2 ही भारत में पाया जाता है, तो कोयला क्षेत्र का नाम खत्म। 11 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। 11 नंबर के सवाल में लिखा है राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल भी कभी ना कभी गड़बड़ी करते हैं, तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय है। तो देखिए इसका क्या उपाय है, आइए देखते हैं। राजनीतिक दल, तो इसका सवाल का जवाब लिखेंगे, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। तो कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला सुझाव लिखेंगे कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। आंतरिक कामकाज का मतलब होता है अंदर वाले काम। देखिए आंतरिक कामकाज होता क्या है, हमारा जो लोकतंत्र है, हम क्या किए, वोट दे दिए, हमने नेता बना दिया, लेकिन नेता का भी जो काम होता है वो बहुत सारा होता है, क्योंकि जो लोकसभा का ही सदस्य अगर आप लेते हैं तो इसमें 545 सदस्य, ये 545 भी अपने नियम कानून को फॉलो करें, ये लोग समय समय पर क्या करें, बैठकें करें, ये सारी चीजें वो नहीं करते हैं। मतलब ये सारा आंतरिक कामकाज होता है, इनको सही तरीके से नहीं करते हैं, ये पहली गलती है। दूसरा है कि दलों के खर्च का प्रबंधन राज्य करे, जिससे वह दल कंपनी और व्यक्ति के प्रभाव में ना आए। देखिए इसका कहने का मतलब है दल जो है वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और उनके खर्च जो है वो राज्य यानी कि देश नहीं करता। राज्य का मतलब राजनीति में देश होता है, या जिस क्षेत्र से वो राजनीतिक दल संबंध रखता है उस क्षेत्र का बात कर रहे हैं। इससे होगा कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के या कंपनी के संपर्क में नहीं आएगा। कंपनी मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए एक बड़ी कंपनी भारत की मुकेश अंबानी की जियो वाली कंपनी है, तो अगर जियो कंपनी से बीजेपी पार्टी को ज्यादा फायदा हो रहा है तो जियो कंपनी जो कहेगी बीजेपी पार्टी को वो क्या करना पड़ेगा, ताकि ना केवल उसका फायदा हो, बीजेपी का फायदा हो, साथ ही साथ उससे कंपनी का भी फायदा होना चाहिए। तो ये कंपनी के दबाव में आ गए, बात समझ में आ गया। तो अगर आप दल अपना देश खुद खर्चा चलाएगा तो वो कंपनी के प्रभाव में नहीं आएगा। अगला है धन की अगर बात करें या पद की बात करें तो इसमें जो है लोभ में विभिन्न प्रतिनिधि दल बदल लेते हैं। प्रतिनिधि का मतलब आप समझिए नेता, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो अपने दल को ही क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, अतः इस प्रक्रिया में पर भी रोक लगनी चाहिए, तभी जाकर के राजनीतिक दलों को क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। अगला सवाल पढ़ते हैं कि लोकतंत्र में किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था। देखिए एक होता है अवैध, अवैध का मतलब होता है गैर कानूनी काम, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है वो वैध शासन व्यवस्था है। वैध का मतलब होता है मानने वाला, यानी जिस शासन व्यवस्था को सब कोई मानते हैं, जिसकी हर बात को लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। इस सवाल का जवाब लिखते हैं। देखिए वैध शासन उसको कहा जाता है जो बताएगा कि अनुमति से जनता के भलाई के लिए बना है, यानी वो जनता की अनुमति से बना हो और साथ ही साथ जनता की भलाई के लिए बना हो, उसे हम वैध शासन बोलेंगे। अब एक ऐसी सरकार का कल्पना कीजिए जो जनता नहीं चाहता है, तो क्या वो वैध सरकार होगा या अवैध, तो उसे बोलेंगे अवैध। अब ऐसा क्या है कि लोकतंत्र में वैध शासन है, तो इसका आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला कारण कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किस पर होता है, बहुमत पर होता है, यानी कि देश की ज्यादातर जनता चाहती है कि यही सरकार बने, तभी तो बना, यानी कि ये जनता की अनुमति से बना है, पहला। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी निर्णय कानून और नियम के अनुसार होते हैं, यानी जनता की भलाई के लिए कानून और नियम के अनुसार होता है ताकि सभी कोई माने। इसीलिए जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वह वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में नागरिकों को यह जानने का भी अधिकार प्राप्त है कि किसी निर्णय में कानून एवं नियम का पालन हुआ है या
नहीं हुआ है। यानी कि आप देखिए लोकतंत्र में अगर कोई दूसरी शासन व्यवस्था मान लेते हैं, राजतंत्र की बात करें, और राजतंत्र में राजा ने ये आदेश दे दिया कि ये जो सामने चोरी किया हुआ व्यक्ति, ये जो चोर है, उसे फांसी का सजा दिया जाए, तो क्या ये नियम के समक्ष है क्या कि एक आदमी चोरी किया उसको फांसी का सजा देना चाहिए? नहीं। लेकिन राजतंत्र में आपको ये पूछने का अधिकार नहीं और ना ही ये जानने का अधिकार है कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्योंकि ये राजतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हालांकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, ये सारे अधिकार आपको है। इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र में कैसी शासन व्यवस्था है? वैध शासन व्यवस्था है। अब अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर का। लिखा है कि जो विकास है उसमें ऋण की भूमिका क्या है, आपको ये बताना है, इसका विश्लेषण करना है। देखिए किसी भी व्यक्ति को विकास के लिए ऋण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विकास में लिखना है कि किस प्रकार से अगर आप ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आपका विकास हो सकता है, इसे आपको बताना है। देखिए ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। जैसे ऋण उत्पादन की कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन के समय को पूरा करने में मदद करता है। इससे उत्पादक की कमाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस प्रकार से ऋण जो है वो विकास में भूमिका अदा करती है। 50 शब्द में ही आपको जवाब लिखना है, तो इसलिए ज्यादा नहीं लिखे। देखिए क्या लिखना है, सिंपल बात है। ऋण जो है वो सकारात्मक भूमिका निभाता है। मान लेते हैं कि ऋण का दो है, एक तो सकारात्मक दूसरा नकारात्मक, लेकिन विकास में पूछा गया तो विकास में हम बोलेंगे सकारात्मक भूमिका क्या करती है? अदा करती है। और क्या करता है? मान लेते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। एक जूता निर्माता का एग्जांपल लेते हैं जो हमारी किताब में दिया गया। इस जूता निर्माता को जूता बनाना है और एक कंपनी ने इसे 200 जूते बनाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। तो ये क्या करेगा? इनका एक कार्यशील खर्चा जो है वो रुक जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसके लिए वो ऋण लेगा और ऋण से क्या करेगा? ये पैसा कहीं से उधार लेगा और फिर ये जूता क्या करेगा? निर्माण कर देगा। और फिर ये 200 जूते किसको दे देगा? कंपनी को दे देगा। और कंपनी इसके बदले में क्या करेगी? पैसे देंगे, और जो भी पैसा आएगा उसमें से मुनाफा अपने पास रख के और कर्ज को यानी ऋण को ब्याज समेत वापस कर देगा। तो क्या हुआ? इसका जो समय था वह भी बच गया। तो यहाँ पर क्या लिखे? उत्पादन की समय पर पूरा करने में मदद कर दिया और साथ ही साथ इसकी कमाई भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये विकास में ऋण की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अब अगला है ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ऋण का क्या क्या नियम कानून है, शर्त क्या होता है तभी आपको ऋण मिलता है, इसका भी जिक्र करना है। तो आइए इस सवाल का जवाब हम लोग लिखते हैं। ऋण की शर्तों का जिक्र करते हैं। तो लिखेंगे ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार मतलब गारंटी देने वाला व्यक्ति, और आपके पास आवश्यक कागजात होना चाहिए, तभी जो है आपको ऋण मिलेगा। साथ ही साथ भुगतान का तरीका, कैसे भुगतान कीजिएगा। मान लेते हैं 1 लाख लिए हैं तो आप एक महीने में 500 रुपये करके दीजिएगा, 5000 करके दीजिएगा या 10,000 रुपये करके दीजिएगा। इसे हम कहते हैं भुगतान का तरीका। ये सारी चीजों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हम ऋण की शर्तें कहते हैं। अब ऋण की शर्तों में दो मुख्य पॉइंट ये है कि ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क होता है। यानी कि जैसे कि एक ऋण व्यवस्था, मान लेते हैं कि आप सरकारी स्रोत से क्या करते हैं? ऋण लेते हैं, तो आपको हो सकता है कि ब्याज दर एक फॉर एग्जांपल के लिए 4% मिले, और अगर आप प्राइवेट से लेते हैं तो हो सकता है, जिसे हम निजी कहते हैं, निजी व्यक्ति से लेते हैं, तो हो सकता है आपका ब्याज दर कितना हो? 5% हो। तो वही लिखा है कि इसमें जो फर्क हो सकता है एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में। तीसरा है कि कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदाता की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो लोन देने वाला है ये भी डिपेंड करता है कि जो उधार देने वाला वो कौन व्यक्ति है। मान लेते हैं कि मैं अपने दोस्त से उधार लेता हूँ, तो हो सकता है कि मेरा दोस्त 0% ब्याज ले, और अगर मैं किसी पड़ोसी से लेता हूँ तो जानते ही है कि पड़ोसी आपसे ज्यादा लेगा, तो हो सकता है वो 10% ब्याज की डिमांड करे। तो ये कर्ज देने वाले पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये 14 नंबर का सवाल हो गया जिसमें हमें ऋण की शर्त पूछा गया है। अच्छा, यही सवाल अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल एक वाक्य में इसका जवाब क्या करना है? दे देना है। ये जो मैंने 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है ये आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये 3 नंबर का सवाल है, इसलिए मैंने इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट क्या किए? ऐड कर दिए। यहाँ पर जो है वो जो लघु उत्तरीय सवाल का जवाब था वो खत्म हो गया, और अब हमारे सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब आ गया। तो आपको सेम चीज करना, जैसा कि मैंने आपको सीट 1 में बताया था। तो आपको क्या करना है? ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कि मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या तो आप लिख दीजिएगा खंड सी। क्या लिखिएगा? खंड सी, ऐसा आप लिख सकते हैं, या 100 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा खंड है और इस तीसरे खंड का जवाब आप देना चाह रहे हैं। वैसे आप साफ साफ यही वाला उतार दीजिएगा तो और भी बेहतर रहेगा। सवाल देखते हैं हमारे सामने। पहला सवाल है
कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से आपको 2 उदाहरण देना है। खाद्य उपलब्धता का मतलब होता है खाने वाले पदार्थ को उपलब्ध कराने में टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा अच्छा योगदान दिया है। 2 उदाहरण देना है, तो आइए 2 उदाहरण पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। एक उदाहरण तो साफ साफ हमारे किताब में लिखा गया है और एक उदाहरण जो है वो किताब में लिखा गया है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह वाला भी हम आपको क्या करते हैं, लिखा देते हैं, जो साफ साफ किताब में भी लिखा है। अगर आप थोड़ा सा भी किताब पढ़े होंगे कभी तो आपको वो आंसर क्या हो गया होगा, मिल गया होगा। तो देखिए, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए 2 उदाहरण साफ साफ हमारे किताब में 2 लिखा गया है। और मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था कि जब भी नंबर बताया जाता है तो आप उसको साफ साफ जो है 2 पॉइंट में क्या कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। हालांकि मैंने आपके लिए यहाँ पर 3 पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आप तीनों में से जो आपको इजी लगेगा वो वाला क्या कीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इससे होगा कि आपको जवाब लिखने में थोड़ी सी तकलीफें नहीं होगी। आइए तीनों ही सवालों के जवाब को पढ़ते हैं। पहला है तकनीक का प्रभाव मांस व्यापार पर। पहला मांस व्यापार देखिए, पहले क्या होता था, पानी के जहाज पर जो है मांसों को ले जाया जाता था। मांस नहीं बल्कि जिंदा जानवर ले जाते थे, जिससे क्या होता था, जिंदा जानवर जहां पहुंचाना है, मान लीजिए मुझे यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो इस बीच में बहुत सारे जानवर जो थे वो बीमार पड़ जाते थे, कमजोर पड़ जाते थे, बहुत सारे मर जाते थे, जिसे पानी में फेंक देते थे। लेकिन जब पानी वाले जहाज में रेफ्रिजरेशन हुआ, यानी कि इसमें रेफ्रिजरेटर लगने लगा, यानी फ्रीज लगने लगा, तो इस फ्रीज से क्या होने लगा कि अब जिंदा जानवर नहीं बल्कि जिंदा जानवरों को काट के उनके मांस को क्या करते थे, ले जाते थे, जिससे क्या हुआ, जल्दी खराब होने वाली चीजों को लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। पहला देखिए खाद्य उपलब्धता पर कैसा बना। दूसरा है यातायात के विभिन्न साधनों जैसे कि तेज चलने वाली रेलगाड़ियों, हल्की बग्गियों, बड़े आकार के जलपोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर तक बाजारों में कम लागत पर ले जाया जा सकता था, आसानी से पहुंचाया जा सकता था और साथ ही साथ एक साथ बहुत सारे सामानों को ले जाया जा सकता था। पहले क्या होता था, छोटा सा एग्जांपल देखिए यहाँ पर, कि मान लेते हैं कि मुझे यूरोप से क्या करना है, अपने देशों में कुछ फल लाना भारत में, तो आप क्या समझिएगा, यूरोप से भारत आने वाले फलों में चूंकि उस समय बहुत धीरे नाव चलती थी तो आने में समय लगता था, तो कुछ खराब फलों को खाना पड़ता था। लेकिन चूंकि अब बहुत ही तेजी से लाया जा सकता है, तो अब क्या होता है कि फलों को लाने में इजी होता है और साथ ही साथ अब हमें थोड़ा ताजा फल मिल जाता है। उसी प्रकार से ताजे फलों के साथ साथ हमें और भी जो भी चीजें वस्तुएं वह भी ताजी मिलने लगा और उसे लाना भी आसान हो गया। एक और तीसरा देखते हैं जो अपने ही देश पंजाब से है। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीन पर क्या कर दिया, उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने नहरों का निर्माण करवा दिया। अब ये नहरों का निर्माण तब संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, तो इन्होंने भी खाद्य उपलब्धता पर बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो इस प्रकार से हमारे देश में गेहूं की खेती थोड़ी बढ़ गई और इसे निर्यात भी किया जाने लगा। तो ये था खाद्य उपलब्धता पर किसकी, तकनीक की क्या भूमिका थी। अब आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास लिखा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का व्याख्या करें। राजनीतिक दल क्या क्या कर सकते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है, ये आपको करना है, बताना है। तो देखिए राजनीतिक दलों की क्या क्या भूमिका होती है, इसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं पेज। तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं, इन राजनीतिक दलों की निम्नलिखित भूमिका होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, और सॉरी यहाँ पर तीसरा होगा 1 2 3 एंड ये चौथा हो जाएगा। तो सामाजिक जीवन की विभिन्न उलझी हुई समस्याओं में से प्रमुख समस्याओं को वो जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी सबसे पहले तो राजनीतिक दल जो है जनता के समक्ष ये बताते हैं कि आपके पास ये प्रमुख समस्या है। जैसे कि पहले जब चुनाव होता था तो वो बोलते थे कि गरीबी हटाओ, एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। ये क्या है, एक सामाजिक समस्या है, समाज में लोग गरीब हैं तो समाज को सब बराबर करना है। दूसरा है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छता भी क्या है, हमारे लिए एक समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हमें दिखती है लेकिन सबके सामने हम ला नहीं पाते हैं, उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो पाता है। तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जनता के सामने लाता है। ये कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। दूसरा, दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वह भी राजनीति में आगे चल के भाग ले सके। चुनाव में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों के बिना चुनाव लड़ना संभव नहीं है, इसीलिए चुनाव में सहायता कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं एवं विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो जीतते भी हैं और जीत के क्या बनाते हैं, सरकार बना देते हैं। अगला है कि शासन के संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं।
शासन के संचालन मतलब देश को चलाने में सरकार की सहायता प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सारा काम कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। अब जब सरकार बन जाती है तो सरकार पर नियंत्रण रखने का भी काम कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। हम किसी भी सरकार पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। जो दल जीत जाता है वह बन जाता है सरकार, और जो दल हार जाता है वो सरकार पर बार बार आरोप लगाता है कि वो गलती कर रहा है, और उसे हम बोलते हैं विपक्षी दल। और ये विपक्षी दल क्या करते हैं, नियंत्रण का काम करते हैं। तो विपक्षी दल का उद्देश्य सरकारी नीतियों की स्वस्थ आलोचना करके सरकार पर क्या करना, नियंत्रण रखना है। एक और पॉइंट लिखा हुआ है, राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। शासन का जो अलग अलग अंग है, जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जैसे कि वित्त मंत्री, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, तो ये अलग अलग दल है, अंग है। साथ ही साथ शासन में जो प्रशासन है, न्यायपालिका है, इन सभी को जोड़ने का भी काम कौन करते हैं, राजनीतिक दल का भी कार्य होता है। तो ये राजनीतिक दल के क्या है, कार्य है, ये प्रमुख भूमिका है जो वो क्या करते हैं, अदा करते हैं। अब आइए अगले सवाल पर आते हैं, और हमारे सामने अगला सवाल है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वह किस प्रकार से दूसरे देश में उत्पादन करती है या उत्पादन पर नियंत्रण करती है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए देखते हैं कि दूसरे देश में उत्पादन किस प्रकार से करती है और उत्पादन पर नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी, जब मान लेते हैं कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आके सामान कैसे बेच रही है, क्या हमारे देश में उत्पादन नहीं है, लेकिन देखिए वो कौन कौन से तरीके उत्पादन जो है अपनाते हैं जिससे वो हमारे देश में उत्पादन भी करते हैं और साथ ही साथ उत्पादन पर नियंत्रण भी कर लेते हैं। देखते हैं, पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे पहले उन क्षेत्रों में अपना निर्माण केंद्र खोलती है जो बाजार के निकट होती है, ताकि वो बाजार में आसानी से सामानों को पहुंचा सके, जहां पर कुशल मजदूर, उसे बढ़िया बढ़िया मजदूर मिल सके, और कुछ अकुशल श्रमिक यानी कि कुछ अकुशल जो छोटे मोटे काम करे वैसे श्रमिक भी उसे आसानी से मिल सके। अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में अपना उत्पादन केंद्र खोलती है जहां पर उत्पादन के अन्य साधन, जैसे कि वहां पर अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, जल होना चाहिए, ये सारी चीजें उपलब्ध होना चाहिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बाकी दूसरे काम नहीं करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए सोचिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अपने दुकान को किसी गांव में खोल दिया और वहां पर सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, तो बरसात के समय में सामान को लाना पहुंचाना उसके लिए मुश्किल भरा काम हो सकता है उसके पास सामान तैयार हो लेकिन फिर वो बाजार में नहीं पहुंचा पाए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये सारी चीजें देखती है और एक अच्छे जगह पर अपनी फैक्ट्री को खोलती है। साथ ही साथ ऐसी कंपनियां उन राज्यों में अपना केंद्र खोलती है जहां पर स्थानीय सरकार, जो सरकार है वो उसका मदद करे, उसका ध्यान रखे। ऐसा नहीं कि सरकार बार बार उस पर क्या कर रही है, ठोकर लगा रही है, आलोचना कर रही है, तो वो उस जगह पर अपना फैक्ट्री नहीं खोल पाती है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, कर्नाटका में एप्पल कंपनी ने क्या किया था, अपना एक स्टोर खोला था। तो एप्पल कंपनी के जो भी वहां काम करने वाले वर्कर्स थे, उन वर्कर्स ने ही एप्पल के सारे प्रोडक्ट को तोड़ फोड़ दिया, जो शोरूम था उसको भी तोड़ फोड़ दिया क्योंकि उनको सैलरी बढ़िया से नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर सरकार ने उसकी मदद नहीं कर पाई, तो इसमें गलती हो गया सरकार की। तो अब एप्पल कंपनी तो वहां पर दुकान खोलेगी नहीं क्योंकि उसको पता है कि सरकार हमारा जो ध्यान है वो नहीं रखती है। तो ये सारी चीजें भी आती है। अगला कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है स्थानीय कंपनी, जो छोटा मोटा कंपनी होता है उसको क्या कर लेती है, खरीद लेती है, या तो उसके साथ मिलकर का काम करती है या तो उन्हें खरीद लेती है। इससे क्या होता है कि जो छोटा छोटा कंपनी है वो तो योग्य है, यानी कि उसे पता है कि सामान कहाँ पर बेचना है, साथ ही साथ उसे बहुत सारा तजुर्बा भी है, यानी एक्सपीरियंस है। तो इन सब का फायदा कौन उठाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये मेन कारण था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इन सभी चीजों का फायदा उठा करके क्या करती है, दूसरे देश में अपने उत्पादों को बेचती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको केवल और केवल 100 शब्दों में देना है, इसलिए मैंने पॉइंट करके 100 शब्दों में इन सभी सवालों का जवाब दिया है। अगला सवाल है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। तो आइए आपको ये प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भी बता देता हूँ और साथ ही साथ इसका वर्णन भी कर देता हूँ। तो देखिए, प्रारंभिक जीवन निर्वाह क्या होता है, तो खेती करने का वह प्रारंभिक तरीका जब खेती केवल इतनी उपज होती थी कि उससे परिवार का पेट किसी तरह भर जाए। और अभी हम लोग उतना नहीं करते, इतना करते हैं कि ताकि हमारा पेट भी भर जाए और हम क्या करें, दूसरे को बेच भी सकें, जिससे हमें थोड़ी सी आमदनी हो जाए। तो उस समय जिसमें केवल पेट भरने के लिए भोजन को उगाया जाता था, माफ कीजिए, खेती किया जाता था, अनाज को उगाया जाता था, उसे हम कहते हैं जीविका निर्वाह कृषि या फिर हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं।
अब हमें सिर्फ इतना सा ही नहीं लिखना है क्योंकि इसमें हमें 5 नंबर मिलने वाला है। तो आइए इसकी कुछ विशेषताओं को लिख देते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषता है चलिए देखते हैं। सबसे पहला, इस तरह की जो खेती होती है इसको जमीन को छोटे टुकड़े पर की जाती है, बड़े टुकड़ों पर नहीं की जाती। बड़े टुकड़ों का मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल पर नहीं करना है क्योंकि हमें केवल परिवार का पेट भरना है, तो ज्यादा खेती करके क्या करेंगे। दूसरा है, आदिम औजार यानी कि पुराने जमाने का हल बैल, इन सभी चीजों का, कुदाली, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते थे। और जितने भी परिवार थे सभी, यह जो समुदाय थे वो सभी मिल करके खेती करते थे। इससे बाहर से मजदूरों को मंगाना, किसी टेक्नोलॉजी का यूज करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस प्रकार की खेती में मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर होती थी, यानी कि जब वर्षा होगी तो खेती होगा, वर्षा नहीं होगा तो खेती नहीं होगा। इसके चलते पुराने समय में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ पर अकाल पड़ता था और अकाल के चलते बहुत सारे लोग मर जाते थे। और साथ ही साथ जमीन में किसी भी प्रकार के जो खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, जो प्राकृतिक उर्वरता है उसी पर हम जमीन में खेती करते थे। इस प्रकार की खेती में स्थान विशेष पर, जलवायु पर महत्व दिया जाता था। स्थान विशेष का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, काली मृदा। काली मृदा में केवल और केवल कपास की खेती की जा सकती है, कपास के लिए बेहतर माना जाता है, तो यहाँ पर केवल और केवल कपास की खेती की जाएगी। उसी प्रकार से अगर मैं जलोढ़ मृदा की बात करूँ तो जलोढ़ मृदा भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार, कुछ इलाका झारखंड का भी है, इन सभी एरियाज में पाया जाता है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा में जो खेती हो सकता है वही खेती किया जाएगा, दूसरा कोई खेती नहीं किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्थान विशेष की जलवायु पर खेती। तो ये अगला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला साथ मानचित्र है। ओके, हाँ, 19 नंबर का जो सवाल है ये मानचित्र वाला सवाल है। और मैं सेट 1 में ही ऐसा बोल चुका हूँ कि जो मानचित्र वाला सवाल है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे मानचित्र को एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये सेट 2 जो है वो बेहतर समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ये सारा वीडियो प्लीज शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी सारे जो मॉडल सेट है उसका आंसर आप लिख सके। आपको ये मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर वाला कैसा लगा, मेरे अपने हाथों से लिखा हुआ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रही बात पीडीएफ का, तो मैं सेट 1 में ही आपको बता चुका हूँ कि पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा इसलिए है ताकि मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे क्वेश्चन आंसर को लिखे, मेरे साथ पढ़े और कॉपी में रहे। नेक्स्ट हम सेट 3 लेकर जल्द आ रहे हैं, तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए ये सारा वीडियोस आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू, लव यू।